क्लोजर, लॉक। ठीक। बीकॉम फर्स्ट ईयर कक्षा 12वीं कक्षा 11वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडेक्स वेब में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का चैप्टर 3 लेखांकन समीकरण, जिसको इंग्लिश में अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं, जिसका फॉर्मेट है कुछ इस तरह से। धुंधला हो गया क्या? चलो फिर दिखाता हूँ। देखो, क्रमांक, लेन देन, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, ये एक कॉलम होता है। ठीक है, इसी फॉर्मेट में भी सारे मान हमें लिख करके बनाना है। ये एक विवरण है, लेखांकन समीकरण इसको बोलते हैं। यहाँ पर आपके पास प्रश्न होना चाहिए। तो प्रश्न कुछ यूं है हमारे पास, जिसमें क्या क्या लिखा है अभी हम आपको पढ़ के बताते हैं। ध्यान से देखिए। लिखा है कि 1,20,000 रुपए से व्यवसाय आरंभ किया गया, किराया अग्रिम चुकाया गया 1,000 का, माल नगद खरीदा है 60,000 का, उधार खरीदा है 40,000 का, बेचा है 60,000 में जिसकी लागत थी 40,000 रुपए, वेतन चुका दिया गया 1,000 रुपए का, निजी उपयोग हेतु स्कूटर खरीदा 10,000 का, आदत वेतन चुकाया 200 रुपये। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो उसमें दिया हुआ है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और ऊपर में बोला रहेगा लेखांकन समीकरण बनाइए। तो आपको याद रखना है, जब लेखांकन समीकरण बनाइए तो एक ऐसा आपको फॉर्मेट तैयार करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, तो सभी बच्चों के पास पुस्तक, पेन, कॉपी होना चाहिए। पुस्तक नहीं भी है तो इस क्वेश्चन को पहले फट से नोट कर लो, वीडियो को रोक करके। ठीक है, और अगर नोट कर लिए हो, स्क्रीनशॉट ले लिए हो, कुछ भी, तो अब देखो, आप कॉपी निकाल के बैठो, इस तरह का एक फॉर्मेट तैयार करो मेरे साथ साथ। ऊपर में लिखना होता है लेखांकन समीकरण, इंग्लिश में बनाओगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन लिखो। ठीक है, ट्रांजैक्शन बोलते हैं इसको, ये विवरण भी बोल सकते हो, पार्टिकुलर है ना, सीरियल नंबर, असेस्ड, लिएबिलिटी एंड कैपिटल। ठीक है, अच्छा, तो देखो, जब सबसे पहला आपको पॉइंट ये मिले कि रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया, तो आपको लेन देन में लिखना होगा व्यवसाय आरंभ किया। क्या लिखना होगा? व्यवसाय आरंभ किया। तो देखो बच्चों, मैं भी लिख लेता हूं यहाँ पर। क्रमांक 1, व्यवसाय आरंभ किया, आरंभ किया। ठीक है, व्यवसाय आरंभ किया। तो क्या लगाकर व्यवसाय किया, आरंभ किया? रोकड़ लगा करके। तो आपको लिखना है रोकड़। ठीक, तो यहां पर आपको लिखना है 1,20,000 रुपए। ठीक है, तो जिस भी चीजों से व्यापार आरंभ होता है वो आपकी संपत्ति होती है, पूंजी भी होती है ना। तो जिन चीजों से व्यापार आरंभ किया जाता है वो आपकी पूंजी से लगाया जाता है। लेकिन जो व्यापार में आ रहा है, रोकड़, नगद, माल, मशीन, ये सब आपकी संपत्ति है। तो संपत्ति के नीचे रोकड़ लिख दो कि आपके 1,20,000 का रोकड़ आ गया। लेकिन यही पूंजी है, पूंजी से व्यवसाय आरंभ होता है, तो इसको पूंजी के नीचे लिखो 1,20,000 रुपए को। इसके बाद कोई भी अमाउंट को नहीं लिखना होता है, बस यही अमाउंट है जो आपको लिखना है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो अब देखो, इसके बाद अगला पॉइंट है आपको किराया अग्रिम चुकाया, कितने का? 1,000 रुपए का। अब आपको पता होना चाहिए अग्रिम का मतलब क्या होता है। अग्रिम का मतलब होता है एडवांस। एडवांस मिलता भी है, एडवांस देते भी हैं। प्राप्त किया होगा तो एडवांस रिसीव लिखा होगा, दिया है तो एडवांस पेड लिखा होगा। तो जब भी किराया आपने अग्रिम दे दिया, तो अग्रिम दिया हुआ कोई भी किराया या खर्च का पैसा आपकी संपत्ति है ना, उसको भी आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो अग्रिम दिया गया या पूर्वदत्त, दोनों एक ही चीज होता है। तो आपको लिखना है पूर्वदत्त किराया। क्या लिख लेना है? पूर्वदत्त किराया। कितने का है? अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट 2 भी लिख दो और लिख लो अग्रिम किराया दिया। ठीक है, अग्रिम किराया देने से आपसे अभी उतना पैसा चला गया क्योंकि आपने एडवांस में दे दिया, लेकिन वह पैसा आपकी संपत्ति है, तो आपको संपत्ति के नीचे दिखाना भी है। तो देखो, 1,20,000 है जिससे आप कुछ भी लोगे या भुगतान करोगे, तो इसी पैसे में से आपने 1,000 रुपये एडवांस में किराए का दे दिया, तो आप यहाँ पर माइनस करोगे पहले 1,000 को रोकड़ में से। लेकिन यह आपने प्लस करके अलग से पूर्वदत्त लिखा है, तो यही पैसा आपकी संपत्ति है, तो आपको दिखाना है कि 1,000 रुपये आपकी संपत्ति है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना होता है। अब ऐसे आपको लाइन खींचना है पूरा,
और उसके बाद इसको क्लोज करना है। तो आपको लाइन खींचना है तो आपके पास परमानेंट एक स्केल होना चाहिए जिससे आप फटाफट लाइन खींच सकें और क्वेश्चनों को थोड़ा जल्दी बना सकें। ठीक है, ये इस तरह से लाइन खींच दिया मैंने पूरा वहाँ तक पूंजी तक का, और यहाँ पर अब लिखेंगे कि ये हो गया आपका 1,19,000 हो गया, प्लस 1,000 रुपये का पूर्वदत्त या अग्रिम पैसा है, और वही 1,20,000 रुपये का आपकी पूंजी है। ठीक, ये ऐसे लिखते हुए चलना होता है। आप पॉइंट 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। ये 9 है, कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब 19 है, 1,19,000। ठीक, अब है पॉइंट 3। पॉइंट 3 में हम देखेंगे हमें क्या मिलता है। तो पॉइंट 3 में मिलेगा कि नगद माल खरीदा 60,000 का, उधार माल खरीदा 40,000 का। ठीक है, चाहो तो दोनों को एक साथ लिख सकते हो या अलग अलग लिख लो। नगद माल क्रय, ठीक है। अब देखो मैंने बोला जो भी पैसा है उसी में से कुछ खरीदोगे या भुगतान करोगे। तो कितने का माल खरीदा, 60,000 का। तो इसका मतलब है 1,19,000 में से 60,000 चले गए, तो फिर से अब घटा दो 60,000 को, है ना। 1,19,000 में से 60,000 चले गए, लेकिन यह क्या है, एक संपत्ति है, माल आ गया आपके पास जिसको बेच करके आप पैसा प्राप्त करोगे। तो जब भी कोई वस्तु या संपत्ति आती है तो आपको प्लस करके संपत्ति के नीचे दिखाना होगा। मशीन आया तो मशीन, माल आया तो माल, फर्नीचर आया तो फर्नीचर। ठीक है, तो कोई भी संपत्ति जब आप खरीदते हैं तो आपको वहाँ पर प्लस करके संपत्ति के नीचे दिखाना है। इसका मतलब इसी अमाउंट को आपको अलग से यहाँ दिखाना होगा। तो अग्रिम किराए में कुछ नहीं होना है तो ये 0 रहेगा, और प्लस अलग से आपको ये 60,000 तीसरे नंबर पर आपको ऐसे दिखाना है। ठीक है, अब फिर से आपको लाइन खींचना है तो फिर से आपको स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। स्केल आपके पास होना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, ठीक। और अब आपको घटा के बताना है कि 1,19,000 में जब आप 60,000 रुपये घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो देखो 1,00,000 में 60,000 गए 40,000, 40 और 19 59,000 हो जाएंगे। तो ये आपको लिखना है 59,000 प्लस 1,000 रुपये का एडवांस पैसा प्लस 60,000 रुपये का आपका माल बराबर 1,20,000 की आपकी पूंजी। क्लियर है बच्चों, ऐसे ही लिखते हुए चलना है। अब आपने उधार माल खरीदा। अब देखो उधार खरीदने से पैसा नहीं जाता, तो यहाँ पर अब नहीं कटेगा रोकड़ में कुछ भी। आप लिख लो उधार माल क्रय। ठीक, ऐसे एग्जाम में बनाना है। उधार माल क्रय किया आपने, है ना, कितने का किया, 40,000 का। तो यहाँ पर ध्यान दो, उधार खरीदने से पैसा नहीं जाता तो ये 0 रहेगा। किराए पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो ये भी 0 रहेगा। लेकिन हाँ, माल उधार खरीदने से या नगद खरीदने से माल आ जाता है तो फिर से प्लस माल नहीं लिखेंगे, यहाँ जोड़ के बता देंगे कि कितने का माल खरीदा हमने, 40,000 का माल खरीदा। ठीक, अब आपको याद रखना है जब आप कुछ चीज़ उधार खरीदते हो तो आपका दायित्व बनता है। दायित्व जो कॉलम आपने यहाँ पर बनाया है ये इसलिए बनाया है, जब आप कुछ उधार खरीदोगे तो उसको यहाँ पर दर्शाओगे। ठीक है, संपत्ति आ रही है तो वो संपत्ति में जुड़ेगा, लेकिन वो पैसा अगर उधार है तो आपको दायित्व के नीचे लिखना है। तो दायित्व के नीचे आपको लिखना होता है लेनदार। तो ये आप लिखेंगे लेनदार। कितने के लेनदार, तो यहाँ पर आप बताओगे 40,000 रुपये का लेनदार जो कि उधार खरीदा। पूंजी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तो वो 0 रहेगा, तो उसको 0 करके आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर से आपको लाइन खींचना है, देख रहे हो, है ना। तो चलो मैं लाइन खींच देता हूँ, एक्सप्लोजर को लॉक कर देता हूँ। ठीक, ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। जोड़ घटाव के साथ में ये 59 ही रहेगा, ये 1,000 रुपये ही रहेगा। ये दोनों जोड़ करके 1,00,000 हो जाएंगे। 40,000 का आपका उधार पैसा है, 1,20,000 की आपकी पूंजी है। ठीक है, आगे बढ़ें 5वें पॉइंट की ओर। ये है 5वें पॉइंट। 5वें पॉइंट में बोला है बच्चों कि नगद माल बेचा 60,000 में, जिसकी लागत थी 40,000। तो नगद बेचने से पैसा मिल जाता है ना। तो पैसा मिला तो रोकड़ बढ़ेगा। ठीक, लाभ होता है तो पूंजी बढ़ता है और हानि होता है तो पूंजी घटता है। तो आप लिखेंगे माल बेचा। ठीक है,
कितने में बेचा? 60,000 में। तो जितने में बेचा वो पैसा मिलता है, इसलिए रोकड़ मिला तो आप यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाओगे और लिखोगे 60,000 रुपये मिला, तो ये 60,000 रुपये, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बेचने से माल तो चला जाएगा, तो यहाँ पर आपको घटाना है। कितना घटाना है इसमें से आपको घटाना है 40,000 का माल गया है, तो जितने का माल जाएगा माल में उतना चीज़ घटाएंगे, 60,000 नहीं घटाएंगे, क्योंकि कितने का माल बिक रहा है? 40,000 का माल बिक रहा है, तो माल में घटाना है 40,000 रुपये। ठीक है, अब 40 के माल को 60 में बेचे हो तो 20,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट पूंजी में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? पूंजी में। तो ये आपको याद रखना है, पूंजी को आपको बढ़ाना होता है। अगर आप बाई चांस भूल गए तो आपको मैं याद दिला दूँ, उसको बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर आप 0 लिख करके यहाँ पर लिखेंगे प्लस 20,000 का प्रॉफिट। ठीक, अब फिर से लाइन खींचना है। तो लाइन खींचने के बाद ही आपका जोड़ घटाव होगा, जिसको हम इसके नीचे करेंगे। तो अब हम जोड़ घटाव करने जा रहे हैं। चूँकि 60,000 रुपये मिला, पहले 60 घटाए थे तब ये 59 हुआ था, 60 जोड़ेंगे तो 1,19,000 हो जाएगा। तो ये वापस आपका 1,19,000 हो गया। अरे 90,000 है ना, 1,90,000। मैं कुछ गलती थोड़ी कर रहा हूँ, 1,19,000 होगा। हाँ 1,19,000 होगा, ठीक, मैं गलत जगह लगा रहा था। ये 1,19,000 प्लस 1,000 रुपये का ये एडवांस की राशि। अब 1,00,000 के माल में से 40,000 चला गया, तो वापस हमारे पास माल कितना बचा? 60,000 का। और अभी भी हमारे पास लेनदार हैं 40,000 के, जिन्हें पैसा देना है, ये बढ़ के 1,40,000 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? ये 1,40,000 हो गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। तो आपको याद रखना है, जितने का माल बिकेगा माल में घटा देना है, जितना पैसा मिलेगा उसको रोकड़ में जोड़ देना है। इनमें जो लाभ होता है वो पूंजी में जुड़ता है, हानि होगा तो पूंजी में घटेगा, नहीं तो बस हो गया। तो बिका तो माल में घटाओ, मिला तो रोकड़ में जोड़ो, लाभ हुआ तो उसको पूंजी में जोड़ो। ठीक, अगला पॉइंट है 6 नंबर पे आपका, इसमें लिखा है वेतन चुकाया 1,000 रुपये। वेतन देने से पूंजी भी कम होती है, रोकड़ भी कम होती है, तो ये दोनों में घटाई जाती है। ये आपको याद रखना है, वेतन, मजदूरी, कमीशन, ये दोनों में घटाना होता है। तो 6 पॉइंट में आप 6 नंबर डालेंगे इस तरह से, और आप लिखेंगे वेतन दिया 1,000 रुपये। तो मैंने बोला रोकड़ में भी घटा दो, पूंजी में भी घटा दो। और ऐसे लाइन खींच के आपको फिर से लिखना है। मैं तो खैर हाथ से इसे खींच लेता हूँ, लेकिन अब आपको थोड़ा अच्छे से दिखाना है, साफ सुथरा, इसलिए मैं स्केल से खींच रहा हूँ, वरना मेरा तो आदत है हाथ से खींचने का। ठीक, अब आपको लिख लेना है कि ये अब 1,18,000 का हो गया। 1,000 रुपये कभी भी ये है, 60,000 रुपये का आपके पास माल है, 40,000 रुपये आपको किसी को देना है, और अब ये हो जाएगा 1,39,000। ठीक, अब 7वें पॉइंट को देखते हैं, जिसमें लिखा है निजी उपयोग के लिए स्कूटर खरीदा 10,000 का। देखो, निजी उपयोग के लिए जब आप कुछ चीज़ खरीदोगे तो वो संपत्ति को भी कम करता है, पूंजी को भी कम करता है। तो नगद खरीदा तो रोकड़ तो चला गया, और रोकड़ गया तो आपका पूंजी भी कम हो गया। तो ये आपको लिख लेना है। हाँ, अब याद दे रखना है, निजी प्रयोग के लिए कुछ खरीदा तो उसका व्यापार में कोई काम नहीं है, तो वो आपकी संपत्ति नहीं है, आपको यहाँ नहीं दिखाना है, वो किसी की पर्सनल चीज़ें है ना। व्यापार के प्रयोग के लिए खरीदता तो आपको यहाँ दिखाना होता है स्कूटर करके, ये आपको याद रखना है ना। तो ये आपको लिखना है निजी प्रयोग हेतु स्कूटर क्रय, कितने का? 10,000 का। ठीक है, ऐसे दोनों में घटता है। ठीक, फिर से लाइन खींचूंगा, और बताऊंगा कि 1,18,000 में 10 गया तो 1,08,000 हो गया। वो ये हो गया 1,000, ये हो गया 60,000, ये हो गया 40,000, ये हो गया 1,29,000। ठीक, अब अदत्त वेतन चुकाया 200 रुपये। ठीक है, अदत्त वेतन चुकाया 200 रुपये। तो अदत्त का मतलब तो होता है दायित्व, है ना। अदत्त का मतलब क्या होता है? दायित्व होता है। अब अदत्त वेतन चुका दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अदत्त वेतन चुका दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या करेंगे? पूंजी में से घटा देते हैं। किसमें से? पूंजी में से घटा देते हैं।
और अलग से आपको अदद वेतन करके यहाँ दिखाना होता है। तो 8वां, उसको नहीं भी लिखेंगे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं एक बार, 1,59,000 यहाँ भी सेम है, ठीक है। चलो उसको नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और क्यों नहीं लिखेंगे, देखो अदद का मतलब होता है देना बाकी। देना बाकी आपका दायित्व है तो आप यहाँ लिखेंगे, और देना निश्चित है तो इसमें से आप घटा देते हैं, यही चीज़ होती है। इधर लिखना है, इधर देना होता है। और अगर अदद वेतन चुका दिया गया तो फिर लिखने का कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में नंबर नहीं कटेगा। अब उत्तर की जांच कैसे करनी है, उत्तर की जांच आपको ऐसे करनी है, जोड़ के देखना है, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। इन दोनों को जोड़ के देखो, 169 हो रहा है। इन सबको जोड़ के देखो, 168 और एक 9, 169 ये भी हो रहा है। तो बिल्कुल सही, आपका दोनों पक्ष बराबर आ गया। तो बस अब इसको ऐसे लाइन खींच के यहीं से ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो सब कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कैसे दिया है उसके हिसाब से इसको बनाते हैं। व्यवसाय हमेशा रोकड़ पूंजी से आरंभ होता है, तो वो रोकड़ करके लिखना है, और वही चीज़ आपको पूंजी में भी शो करना होता है। तो आपने दोनों में शो कर लिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ो, क्या बोला है, कुछ अग्रिम चुकाया या माल खरीदा होगा। तो इसमें बोला है अग्रिम किराया दिया, तो किराया दिया तो रोकड़ में घटा दिए, पर अग्रिम चीज़ें आपकी संपत्ति होती है जिसको पूर्वदत्त बोलते हैं, तो उसको आपको यहाँ लिखा और बस यहाँ पर छोड़ दिया। आगे बढ़े, एक घट करके 1,19,000 या ये कहे कि वो 1,20,000 का 20। यहाँ पर माल नगद खरीदा, तो नगद खरीदने से पैसा चला गया तो हमने 60 घटा दिया। माल आ गया तो हमने तीसरे नंबर पर माल दिखा दिया, और यहाँ प्लस करके तीसरे नंबर पर माल भी लिख दिया हमने, ठीक है। यही चीज़ आपको याद रख लेना है। आगे उधार खरीदा, तो अब पैसा तो नहीं गया इसलिए 0 है, लेकिन माल आ गया तो हमने माल को बढ़ा दिया, तो 60 और 40 हो गया आपका 1,00,000 रुपये, तो हमने 1,00,000 रुपये लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 20 का 20, 1,00,000। अच्छा हाँ, ये दूसरा पॉइंट है, उधार माल। अच्छा ये सॉरी, सेकंड में माल बेचा ना, तो ये तो आपको क्लियर है कि उधार आपने खरीदा तो माल आ गया, लेकिन इतना पैसा देना है, तो दायित्व के नीचे लेनदार बोल के इसको लिख दिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने माल बेचा, 40 का माल 60 में, तो जितने का माल बेचा वो माल में घटा दो, जितना में बेचा उस पैसे को रोकड़ में जोड़ दो, है ना, जितना मिला उसको जोड़ दो, और जो इसमें लाभ हुआ है लेन देन में उस लाभ को पूंजी में जोड़ के बढ़ा दो। इसके बाद जो वेतन या कमीशन दिया उसको दोनों में घटाना है, रोकड़ और उसमें। निजी प्रयोग के लिए निकाला तो वो पूंजी और संपत्ति दोनों में घटता है। और अदद वेतन बस होगा तो अदद वेतन को यहाँ दायित्व में लिख करके वहां से घटा देते हैं, क्योंकि देना निश्चित है बोल करके, ठीक है। तो बस खेल खत्म, पैसा हजम। क्लियर है, चलो बढ़िया, बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। और इससे आपने सीख लिया लेखांकन समीकरण बनाना।